नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष पिछले कुछ समय से यूजी नेट के संबंध में ए, कुछ वीडियोज़ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इनमें हमने आपके समक्ष कहानी, निबंध, नाटक इत्यादि पे कुछ वीडियोज़ दी। इन्हीं में एक यूनिट है उपन्यास की, जिसमें हमने 2 उपन्यासों के बारे में थोड़ा-थोड़ा जाना। आज हम तीसरे उपन्यास को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन 1968 में हुआ। ये उपन्यास 1964 के लगभग से लिखना आरंभ होकर के और 1967 के अंत तक हुआ। कहने का मतलब ये है कि विद्वानों ने बताया है कि ये उपन्यास तकरीबन 4 साल के लगभग लिखा गया लगातार, तब जाके लिखा गया है। उपन्यास की विषय तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति एवं राजनीतिक परिस्थिति को दर्शाना है। तो आप उसमें अगर ऑप्शन में आ जाता है आपको विकल्प में कि उपन्यास का विषय राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाना है, तो वो बात बिल्कुल सटीक है। राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाना इसलिए है कि राजनीति का ही एक छोटा रूप, एक कस्बे के रूप में, गाँव के रूप में यहाँ पे बताया गया है। पूरे देश की राजनीति का रूप बताया गया है। तो मित्रों, इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल जी को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और 1986 में दूरदर्शन धारावाहिक में ये उपन्यास बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है, अर्थात कि दूरदर्शन में ये धारावाहिक के रूप में चल चुका है। ये तो थी सामान्य जानकारी। इसके बारे में विद्वानों के क्या कथन हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें, वो हम अलग से भी आपको बता सकते हैं। महज कि ये पहले पात्रों का परिचय और कथा वस्तु जाने तो कुछ प्रश्न आ जाएँ, जिनसे आप उनका उत्तर दे सकें। देखिए, कथा वस्तु ऐसी है कि एक व्यक्ति का नाम है, पूर्वांचल यूपी का क्षेत्र है। पूर्वांचल का एक कस्बा है शिशुपालगंज, काफ़ी बड़ा कस्बा है। ये मान लीजिए आपकी एक तहसील की तरह जगह है। वहाँ पर एक स्कूल है 12वीं तक। तो उत्तर प्रदेश में जो 12वीं तक स्कूल होती है उसको इंटर कॉलेज कहा जाता है। तो उसका नाम है छंगामल इंटर कॉलेज, जिसमें एक व्यक्ति है गाँव के वर्चस्वधारी, सरपंच वगैरह कुछ भी कह लीजिए आप, उसी का वर्चस्व है गाँव में, जिसका नाम है वैद्य जी। उसी के नाम से राजनीति संचालित होती है। वो एकमात्र, ये मान लीजिए आप, नायक पूजा होती है इस उपन्यास में ऐसी कहानी है कि नायक पूजा जैसी, जैसे वो बताएँगे वैसे ही चलेंगे। तो स्कूल की प्रिंसिपल तो है, लेकिन वो कठपुतली है किसकी? वैद्य जी की। और वैद्य जी का 2 बेटे हैं वैद्य जी के, एक का नाम है बद्री पहलवान, एक का नाम है रूपन बाबू। बद्री पहलवान तो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, पहलवानी करते हैं, अपने शरीर को बनाने में ध्यान देते हैं, करना-धरना कुछ नहीं है। और सारे दिन अपने पिता के साथ में चलते रहते हैं। और इसके अलावा एक रूपन बाबू है, जो 10वीं में कई बार फेल हो चुके हैं, इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं और इधर-उधर लड़कियाँ ताकते रहते हैं। इस कहानी में यही आता है। लड़कियाँ ताकते रहते हैं और भी जो काम नहीं होने चाहिए वो सारे काम करते हैं और राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं अपने पिता के साथ में। और जो दबंगई एक तरीके से होती है, वो दबंगई जमाते हैं दोनों भाई। एक रंगनाथ है, जो कि कहानी यहीं से शुरू होती है मित्रों उपन्यास की, कि रंगनाथ बहुत दिनों के बाद में छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाता है, जो कि वैद्य जी होते हैं, उनके वहाँ वो जाता है। और वो जब छुट्टियों में जाता है तो एक ट्रक में बैठ के जाता है। वो शिशुपालगंज के बारे में जब भी पूछता है, शिशुपालगंज के बारे में, तो वो ट्रक वाला बताता रहता है। तो रंगनाथ मन में जो सोचता है, रंगनाथ जब चलता है शुरू में, वहीं से कहानी शुरू होती है। रंगनाथ वहाँ पहुँच जाता है तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। एक जोगनाथ नाम का व्यक्ति है, जो उस समय पे एक गुंडे के रूप में भूमिका दिखाई देती है उसकी। गुंडे के रूप में ही है, लेकिन राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी निभाता है। वैद्य जी के साथ-साथ में गाँव की राजनीति इधर-उधर उलटना-पलटना, प्रधानी का चुनाव होता है। एक व्यक्ति का नाम है मंगलदास, जो कि संस्कृत काव्यों में विदूषक जैसे होते थे, वैसे विदूषक है। उसका नाम है शनिचर। शनिचर उसको कहा जाता है, नाम है मंगलदास। वैद्य जी का कठपुतली के रूप में चलता है, तो उसको वैद्य जी थोड़े दिनों के लिए गाँव का सरपंच भी बना देते हैं। एक लंगड़ व्यक्ति है, जो कि वैद्य जी के ही नीचे काम करता था, लेकिन थोड़े दिनों से दुखी हो जाता है वैद्य जी से, तो आवाज़ उठाता है, लेकिन फिर आवाज़ दबा दी जाती है। प्रिंसिपल साहब है, बिल्कुल कठपुतली है सभी गतिविधियों में, राजनीतिक रूप से भी
भागीदारी लेते हैं, लेकिन फिर भी दबे रहते हैं वैद्य जी से। थोड़ा ऊपर है लेकिन वैद्य जी से दबे रहते हैं। व्यंग्यात्मक उपन्यास है, मतलब ये कहा जाता है कि हिंदी का पहला उपन्यास है जो कि व्यंग्यात्मक भाषा में है। ये तो मोटे-मोटे इनके पात्र हैं। एक छोटे पहलवान है जो राजनीति में सत्तेदारी भागली नारी माता है। इसके अलावा और 1-2 स्त्री पात्र ज़्यादा नहीं है इसमें। 1 या 2 पात्र हैं स्त्री, जो कि एक लड़की होती है जो कि रूपन बाबू जिसको छेड़ते हैं वगैरह-वगैरह, और इसके अलावा एक कॉलेज में अध्यापिका भी होती है, और भी ज़्यादा पात्र नहीं हैं। लेकिन इस उपन्यास के नायक रंगनाथ ही होते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि उपन्यास के नायक रंगनाथ है, लेकिन फिर भी रंगनाथ ही नायक है। और वैद्य जी जो रंगनाथ के मामा जी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वर्चस्वधारी व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि नायक पूजा ही क्षेत्र में होती है। वैद्य जी के ही कहने पर सब कुछ चलता है। वैद्य जी कहते हैं तो चुनाव होता है, वैद्य जी कहते हैं तो कॉलेज बढ़ाई जाती है। वो कॉलेज वहीं के वहीं है, वैद्य जी उसे सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। और वैद्य जी का भी रूटीन और खाना-पीना एक गुंडों की तरह ही है, राजनेताओं की तरह ही है। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, मालिश करवाते हैं, और गाँव की राजनीति की बातें आती है, जाती है, समाचार वगैरह सुनाते हैं उनको कोई। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक तरीके से गँवार है, लेकिन वैद्य जी की ही चलाए चलती है पूरे गाँव की सरकार। यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल भी वैद्य जी से ही सलाह लेके सारा काम करते हैं। देखिए आगे। वैसे इस उपन्यास में और जानने लायक कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी शुरू ये होता है रंगनाथ। इसमें क्या है कि कभी-कभार प्रश्न आ जाता है कि शुरुआत का दृश्य क्या है, या फिर रंगनाथ जब वहाँ से आता है तो क्या होता है? तो रंगनाथ वापस भी आता है, लेकिन ये सारा उपन्यास वापस ख़त्म हो जाता है। तब तक रंगनाथ वापस आता है, तब तक और फीडबैक के रूप में हम उपन्यास का सारांश देख सकते हैं कि रंगनाथ ने क्या देखा और क्या महसूस किया। तो अगर इस उपन्यास के शीर्षक बदलने की बात आए, ये यूजीसी नेट की परीक्षा में तो शायद ही आ पाएगा, लेकिन जब आप एमए वगैरह की परीक्षा दे रहे होंगे, तब भी ये सिलेबस में होगा। तो वहाँ पे ये बात आती है कि उपन्यास का शीर्षक बदला जाए तो क्या रखा जाए? तो कुछ कहते हैं कि रंगनाथ की वापसी भी कही जाए, या फिर शिवपालगंज की राजनीति, या शिवपालगंज के मुखिया वैद्य जी के ऊपर कुछ ऐसा बनाया जाए इसका शीर्षक। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये राग दरबारी किस लिए नाम रखा गया है, ये भी प्रश्न आ सकता है। राग दरबारी का अर्थ है कि एक ऐसी राग जो दरबार, यानी कि एक ऐसी राग यानी पद्धति पद्धति बन गई है जो कि चलती है दरबार में। दरबार ऐसा कि जो दरबार है नहीं है, लेकिन उसको दरबार बनाया गया है। और राग ऐसी कि जो राग है नहीं है, लेकिन राग की तरह पद्धति की तरह चलती है। अर्थात कि इधर-उधर की बातें सब एक धुन में चलती रहती है, राग की तरह चलती रहती है। और एक बना-बनाया बनाए जाने के लिए एक दरबार टाइप रूप में सजाया गया है। वो है वैद्य जी का घर, वैद्य जी की चौपाल। अर्थात कि दोनों ही चीज़ें व्यंग्यात्मक है। नाम भी व्यंग्यात्मक है इसका, और ये उपन्यास भी व्यंग्यात्मक भाषा में है। और मैंने आपको जैसा बताया कि हिंदी में व्यंग्यात्मक उपन्यास बहुत ही कम है। ये उपन्यास व्यंग्यात्मक भाषा में पहला उपन्यास माना गया है। हाँ, कहानियाँ कुछ ऐसी है जो व्यंग्यात्मक भाषा में आती है हमारे समक्ष। कहानियाँ भी बहुत ही कम आती है। एक बार पुनः स्मरण आपको करा दें कि उपन्यास को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, और श्रीलाल शुक्ल जी ने ये उपन्यास लगभग 3 से 4 साल में लिखा। 1964 के अंत में ये लिखने लगे, और 1967 में ये उपन्यास अंत तक लिख करके चुके, और 1968 में इसका प्रकाशन हुआ। 1986 में दूरदर्शन में धारावाहिक में ये चला। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि शिवपालगंज कौन से उपन्यास में है, या फिर निम्न में से किस उपन्यास में शिवपालगंज का चर्चा की गई है, या फिर आपसे ये कोई पूछ सकता है कि राग दरबारी उपन्यास में किस कस्बे की चर्चा की गई है। जैसे कि बेलारी की चर्चा की गई है उसमें, आपके गोदान में, और कई जगह की अलग-अलग चर्चा की गई है। तो इसी तरीके से एक छोटे-छोटे प्रश्न बन सकते हैं कि बद्री पहलवान कौन है, रूपन बाबू कौन है, वैद्य जी कौन है, रंगनाथ कौन है? तो रंगनाथ की ज़्यादा बात नहीं आएगी, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है रंगनाथ का वैद्य जी से क्या संबंध है?
ख़ास तौर पे 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, एक तो ये जोगनाथ के बारे में और एक लंगड़ के बारे में। कभी-कभार शनिचर के बारे में भी प्रश्न उठ जाता है, लेकिन 2 प्रश्न तो पूछ लिए गए हैं कि ये लंगड़ किस प्रकार का प्रतीक है। ये सब आपको जो दिख रहे हैं, ये सब प्रतीकात्मक भाषा है, आप जानते हैं। तो प्रतीक हर चीज़ के एक-एक प्रतीक है, जैसे कि आपको मैंने गोदान उपन्यास में बताया कि हर बात का एक प्रतीक है। तो वैद्य जी प्रतीक हैं, आपके राजनीति के प्रतीक है और मुखिया के प्रतीक है, ये मान लीजिए आप कि हमारी राजनीति किस प्रकार चलती है और हमारा मुखिया कैसा होता है, वैद्य जी। ठीक है, माहौल पूरे राजनीति का प्रतीक है कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। और जब रूपन बाबू है, रूपन बाबू विद्यार्थी के प्रतीक है। विद्यार्थी किस प्रकार के, जो सारे कुछ इसमें बताया गया है। एक बिगड़े हुए बेकार विद्यार्थी के रूप में। बद्री पहलवान युवा का प्रतीक है, युवा वर्ग का प्रतीक है, जो कि अपने कार्य को छोड़ करके, अपने आगे के भविष्य को छोड़ करके और ज़बरदस्ती जिन कामों में घुस रहे हैं उनसे कोई मतलब ही नहीं है। रंगनाथ, तो रंगनाथ बुद्धिजीवी का प्रतीक हम कह सकते हैं, या फिर रंगनाथ विचारात्मक भाषा का प्रतीक है। रंगनाथ ही विचार करता है इसमें जो भी सारी बातें होती है। और जोगनाथ जो कि गुंडा है, तो बुराइयों का प्रतीक है, सीधी सी बात है। और छोटे पहलवान जो राजनीति में है, तो वो छोटे राजनेता जो होते हैं, या फिर ये कहें कि छोटे जो नायक होते हैं, उनके प्रतीक है। लंगड़ एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ऐसी जनता का प्रतीक है जो आवाज़ उठाती है, लेकिन आवाज़ दबने पर वो दब जाती है, आवाज़ दबाई जाने पर दब जाती है। ऐसी जनता का प्रतीक है जो हमारी जनता थी, हमारे देश की भारतीय जनता ऐसी ही थी, लगभग लंगड़ के जैसी। शनिचर, और शनिचर एक आप यूँ कह लीजिए कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति के प्रतीक है। नौकरी पेशा व्यक्ति कुछ इसी प्रकार से प्रतीकात्मक भाषा में ये कहना चाह रहे हैं। और विदूषक का प्रतीक तो है ही है, वैद्य जी की कठपुतली है, इसीलिए नौकरी पेशा के रूप में ही है। जैसे यहाँ पे एक सीधा व्यंग किया गया है हमारे अधिकारी वर्ग के ऊपर शनिचर के माध्यम से। ठीक है, इसको बड़े विस्तृत भाग में देखें तो आप एक तरीके से बड़े ऑफिसर के रूप में शनिचर को देख लीजिए, आईएएस आरएएस वगैरह, जो कि कठपुतली बन जाते हैं नेता नायक वगैरह की। और लंगड़ की वही बात है, अगर बड़े रूप में आप वैद्य जी को देखें तो छोटे नेता के रूप में लंगड़ को देखें। प्रिंसिपल साहब शिक्षा व्यवस्था के प्रतीक हैं, आपके यहाँ पर सभी गतिविधियों में सक्रिय भाग लेते हैं, राजनीति के रूप में भी। शिक्षा विभाग भी आजकल सभी जगह पे टांग अड़ा रहा है, जबकि अपने काम से काम ही नहीं है, अपने काम का कोई मतलब ही नहीं है। तो वही हालत है प्रिंसिपल साहब की भी, ज़बरदस्ती वैद्य जी के काम में काम कर रहे हैं और अपना कोई ध्यान ही नहीं है, स्कूल कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वगैरह वगैरह। उनका बजट चल रहा है वैद्य जी से, और वैद्य जी का बजट चल रहा है उनसे। बजट इसीलिए कि कॉलेज के जो डोनेशन वगैरह आते हैं वो वैद्य जी देते हैं, और जो कॉलेज की सारी कमाई आती है वो वैद्य जी के थ्रू आती है, वैद्य जी ही रखते हैं। प्रिंसिपल साहब सैलरी पे काम करते हैं, यो मान लीजिए कि नौकर है वैद्य जी के। इसी के साथ में इस उपन्यास में ऐसी कोई बात नहीं है मुख्य जो आपको बताने लायक नहीं है, सिवाय कि विद्वानों के कथन, और वो पूछे बहुत ही कम जाते हैं। लेकिन कुछ एक सीरीज शुरू करेंगे या फिर एक ही बड़ी वीडियो में आपके समक्ष पूरे उपन्यासों के लगभग सारे कथन और आलोचनात्मक बातें हैं, सारी बता देंगे। और ये आपकी समीक्षा समझ लीजिए, आप कथा वस्तु परिचय समझ लीजिए, पात्र परिचय समझ लीजिए, सामान्य जानकारी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ये मुख्य बातें हैं। प्रश्न लगभग उपन्यासों में से एक ही आता है कि इस उपन्यास का विषय क्या है, और पात्रों के बारे में और कथनों के बारे में। तो कथन तो मित्रों आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। लेकिन कथन की भाषा कैसी है, ये आपको थोड़ा मैं इसीलिए पात्र परिचय बता रहा हूँ कि हो सकता है भाषा से आप पकड़ ले। ठीक है, तो वैद्य जी की भाषा एक मुखिया की सी होगी, बहुत ज़बरदस्त रौबदार भाषा होगी। रूपन बापू की भाषा एक ऐसे बिगड़े हुए विद्यार्थी की सी होगी, जो कि अपने आप को गुंडा समझता है, और जैसे विधायक का बेटा अपने आप को कॉलेज में समझता है, होता है ऐसा ही। और बद्री पहलवान जो एक गांव का मुखिया होता है, उसका बेटा होता है, या फिर आप ये कह लीजिए कोई नेता नांगल का बेटा हो, या फिर पहलवान गुंडा हो। छोटे पहलवान जो कि एक राजनेता के नीचे छोटा राजनेता हो, उसकी भाषा आप समझते हैं कि बात अपने ही लिए करेगा, लेकिन सपोर्ट में ऊपर के व्यक्ति को जरूर रखेगा। और नौकर की सी भाषा रहेगी सनीचर की, लंगड़ की रहेगी एक ऐसी जनता की भाषा जो कि आवाज़ तो उठाती है पीठ पीछे, मतलब पीठ पीछे बुराई करेगी,
आवाज़ एकदम से उठ भी जाएगी लेकिन दब जाएगी, सामने कोई बुराई नहीं होगी। प्रिंसिपल साहब का भी वही सीन है लगभग, लेकिन प्रिंसिपल साहब की बातों में चापलूसी रहती है। तो ये था राग की दरबारी उपन्यास का पात्र परिचय। सब कुछ इसमें व्यंग्यात्मक है, नाम में भी व्यंग्य है मित्रों, और इस उपन्यास के पात्र भी एक तरीके से सब व्यंग्यात्मक है। व्यंग्यात्मक भाषा में लिखा गया है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड है। और ये मान लीजिए हास्य व्यंग्य शैली में ये उपन्यास है। जैसा कि आपने इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी पढ़ी, लगभग उसी शैली में ये है। तो उपन्यास में अगर आप हमारे पास समय रहा तो उपन्यास को पूरा कराने की हम कोशिश करेंगे। बहुत ही बड़ा उपन्यास है, लेकिन बहुत मज़ेदार है। आपको समय मिलता है तो पढ़िए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। एक बार पुनः धन्यवाद।